बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द थोरेसिक एनाटॉमी और उसको हम जरा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं और किस तरह ये सारा कुछ होता है। मैंने कहा था कि छोटे छोटे पॉइंट्स जहां मौका मिले बुक पे, जहां मैं कहूँ वहां पे आप नोट करते जाएं। ये मुझे बताइए कि व्हाट इज टोपोग्राफिकल एनाटॉमी, ये क्या होती है? पेशेंट्स पे अगर आपसे मैं कहूँ कि आप ये पेशेंट है, बताएं इसका स्टर्नम किधर है, इसका हार्ट की बाउंड्री किधर है, पेशेंट के ऊपर, तो वो आप कैसे फिर बताएंगे? वो आप सरफेस पे ही बताएंगे ना। मतलब आप बताएंगे जी यहाँ से सेकंड रिब से शुरू कर लें, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें। दिस इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी। ठीक है, इसी को टोपोग्राफिकल यहाँ सरफेस, जिसमें आप सरफेस पे पढ़ते हो। लाइक इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मैं कहता हूँ जी लिवर है, लिवर की आप बाउंड्रीज ड्रॉ करें कि कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक। तो आप पल्पेशन से, परकशन से या ऑस्कल्टेशन से करके जो बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे वो इसकी टोपोग्राफिकल एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल एनाटॉमी ओवरऑल अगर हम थोरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ एक बोन जो पैल्पेबल है, ये कौन सी बोन है? ऑब्वियसली बात है, क्लेविकल है। ठीक है, ये जो दो क्लेविकल्स के दरमियान ये जो डिप्रेशन सी होती है क्या कहते हैं? हाँ, जो नहीं नहीं बेटा, ये जो यहाँ आप देखो नेक के नीचे यहाँ एक डिप्रेशन सी आती है, उसे क्या कहते हैं? फील करो सारे। नॉच, कौन सी नॉच? नहीं, क्लेविकुलर नहीं, क्या नाम? नहीं, स्टेनोक्लेविकुलर क्या कहते हैं? इसे जगलर नॉच कहते हैं, जगलर नॉच कहते हैं। ठीक है, चलो गुड। अब ये नेक को जरा ऐसे मूव करो और यहाँ देखो ये दो मसल्स होते हैं जो थोड़े से टाइट हो जाते हैं और प्रोमिनेंट भी हो जाते हैं। हाँ, तो ये कौन से मसल्स होते हैं वैसे? इसका थोरेक्स से तो ताल्लुक नहीं है जी। शाबाश। एक तो हमारा बड़ा सा जो मसल है विच इज कॉल्ड स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड। क्लाइडो इसलिए चूंकि क्लेविकल की तरफ आता है तो उसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड। इसके अलावा थोरेक्स पे सरफेस एनाटॉमी में और क्या चीज आपको लगता है इंपॉर्टेंट? एंगल ऑफ लुई बेटा वो, चलो ये भी एक इसने बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पे आप जहाँ नॉच है ना उसके नीचे थोड़ा फील करें, एक थोड़ा सा एलिवेशन है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्टर्नम की जो क्या उसे कहते हैं, मेनूब्रियम और बॉडी आपस में मिलते हैं, उसको हम कहते हैं उसको मेनूब्रियो स्टर्नल जॉइंट भी कहते हैं, उसको एंगल ऑफ लुई भी कहते हैं। ठीक है, लुई। चलिए शाबाश, गुड। एटलस खोलें, आप सबके पास है एटलस खोलें और इसमें थोरेक्स में जाएं और पहली सरफेस एनाटॉमी वाले छोड़ के अगली उस पे चलें, अगली डायग्राम जहां पे उन्होंने रिब्स ड्रॉ की हैं और नीचे से आपको लंग्स जो है वो नजर आ गया। पिक्चर नजर आ गई, सबको नजर आ गई ना? चलो, इसमें ना इस पिक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, मुझे ये बताएं कि क्या आपको एपेक्स ऑफ द लंग्स नजर आ रही? उन्होंने उसके ऊपर एक ब्रैकेट सा भी डाला हुआ है, नजर आ गई ना सबको? एपेक्स ऑफ द लंग्स। अब ये बताइए, क्या ये एपेक्स ऑफ द लंग्स अपर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल से नीचे है कि ऊपर है? जी, कौन बताएगा जी? नीचे है कि ऊपर है? नहीं बेटा, क्लेविकल से ऊपर है। क्लेविकल की जो बोन है ना ये वाली, इसके अपर बॉर्डर से रिब जो लंग्स की एपेक्स है वो ऊपर है। नजर आ रही है डायग्राम के अंदर, मैं कोई ऐसी गैबाना चीज नहीं बता रहा। ठीक है, किसमें? एक्सरे किसका? टीबी का। वो, अच्छा वो क्यों? अगर टीबी के एक्सरे में वो ये कह रहे हैं, अजहर ने पॉइंट आउट की है छोटी सी बात कि टीबी का जब एक्सरे, टीबी वाले पेशेंट का एक्सरे, ये नहीं कि टीबी का एक्सरे, उस पेशेंट का जब एक्सरे कराते हैं तो ये एपेक्स कई दफा थोड़ी सी नीचे हो जाती है। देखो बेटा, अजहर आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि टीबी ज्यादातर इस पॉइंट पे होता है, एपेक्स ऑफ द लंग्स के ऊपर होता है। ठीक है, ये एक अलग स्टोरी। कई दफा ऐसा होता है कि ट्यूबरक्लोसिस की वजह से वैसे फाइब्रोसिस हो जाती है। जब डैमेज होता है लंग्स तो ऑब्वियसली बात है वो एपेक्स थोड़ी सी खिंच के नीचे आ जाती है। ये जरूरी नहीं ऐसा हो, बड़े रेयर केसेस के अंदर ही कभी ऐसा हो। बहरहाल हमारा यहाँ लर्निंग पॉइंट क्या है कि एपेक्स ऑफ द लंग्स इज अबव द क्लेविकल। कितना कितना ऊपर जाती है?
1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 2 सेंटीमीटर, तकरीबन हम कहते हैं 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल। ठीक है, आप बताओ कि अगर वो कहे कि एक पेशेंट आया और उसको किसी ने स्टैब इंजरी कर दी और उसका जो नाइफ एंट्री है वो क्लेविकल के अपर बॉर्डर से ऊपर है, तो क्या यहाँ एपेक्स ऑफ द लंग्स डैमेज होने के चांसेस हैं? है ना? तो लंग्स की एपेक्स के ऊपर प्लूरा नहीं होगा, तो प्लूरा के डैमेज होने के चांसेस, क्या ख्याल है? अब सोचो कि इस जगह पर एपेक्स के ऊपर डैमेज होने का एक तरीका मैंने बताया कि जी वो आप स्टैब कर दें, उससे हो जाए। कि और प्रोसीजर होता है जिसमें वो प्रोसीजर करते करते हम एपेक्स को डैमेज कर दें और वहां पे न्यूमोथोरेक्स हो जाए। सोचो जरा, अपने दिमाग पे जोर डालो, ऐसा क्या और प्रोसीजर होगा जो हम करते हैं, एनेस्थेटिस्ट भी करते हैं, सर्जन्स भी करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एपेक्स ऑफ द लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो क्या है वो? बेटा उन्होंने बताया जी, दैट इज द सेंट्रल वीनस लाइन, इसको सीवीपी लाइन, आप सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन कहते हो। वो यहाँ जगलर वेन होती है ना, तो जगलर वेन के अंदर हमने वो डालना होता है। उस दौरान जब आप निडल डालते हो ना, तो देयर आर चांसेस कि आप ये प्लूरा रप्चर कर दोगे और ये यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स होगा। सॉरी, डायलिसिस के दौरान आप डबल ल्यूमेन डालते हो, उस डबल ल्यूमेन में भी हो जाती है। सीवीपी लाइन और चीज है, डबल ल्यूमेन एक और चीज, उससे हो सकता है। ठीक है, नाइफ वुंड इंजरी मैंने वैसे बता दिया तो उसमें भी हो सकता है। तो ये देखो 2-3 पॉइंट सिर्फ एक छोटी सी बात से निकल आए, क्लिनिकली भी निकल आए और एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ गए। तो ये बात तो आपके पास क्लियर होगी। अब अगला सवाल है कि अच्छा सपोज कर लो कि यहाँ एपेक्स है, तो ये एपेक्स 1 सेंटीमीटर या 1 इंच जितना मैंने कहा था उतना ही ऊपर क्यों जाती, उससे ऊपर क्यों नहीं चली जाती? मैंने इंस्पायरेशन किया ना, लंग एक्सपैंड कर रहा हूं, तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो एपेक्स को रोक लेती है कि नहीं बस यहाँ तक गिरो, से ऊपर नहीं जाना? डायफ्राम तो नहीं ना, बट डायफ्राम तो नीचे रह गया। लंग की अपनी मेम्ब्रेन तो बेटा वो प्लूरा है, प्लूरा ही होता है ना, वही उसको रोकता है, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है जिसको रोकती है। प्लूरा तो रोकते ही रोकते हैं जी। एग्जैक्ट वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन इसको एक याद रखना कि देयर इज अ मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड कोस्टोप्लूरल, आई थिंक हियर सुप्राकोस्टल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर अलग तरह की तरफ से एक मेम्ब्रेन बनी हुई है जो इसको लिमिट कर देती है कि अच्छा ये ना हो कि ये बहुत ही ज्यादा ऊपर निकल जाए। वो भी याद आता है, कोस्टोप्लूरल या सुप्राकोस्टल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं, वो याद रखना, वो उसको लिमिटाइज करते हैं। चलो ठीक है, मेरी इसी डायग्राम में अगला पॉइंट, इस डायग्राम के अंदर आप मुझे मेनूब्रियम स्टर्नी और बॉडी ऑफ स्टर्नम, उसका जंक्शन बताएं कि किधर है। मेनूब्रियम पता है ना क्या है? मेनूब्रियम स्टर्नम का पार्ट है, अपर पार्ट जिसको हम कहते हैं, जिसके साथ क्लेविकल आके ज्वाइंट होती है। तो अब देखो उन दो पार्ट्स के दरमियान जहां बॉडी है ना और मेनूब्रियम है, वहां दरमियान में एक जंक्शन है। नजर आ गया आप लोगों को भी? एक बड़ी सी लाइन उन्होंने लगाई हुई है जस्ट। इस जंक्शन को हम मेनूब्रियो स्टर्नल ज्वाइंट भी कहते हैं, या इसका नाम मैंने क्या कहा था, एंगल ऑफ लुई। ठीक है, लुइस ना पढ़िए, लुई, LOUIS। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? हाँ, नहीं बेटा, न्यूमोथोरेक्स का नहीं। सबसे न्यूमोथोरेक्स के ट्रीटमेंट में कहीं इसका रोल जरूर है, वो भी बताता हूँ। लेकिन अब ये बताओ कि इसके साथ अगर लैटरली चले जाओ तो कौन सी रिब अटैच है इसी लेवल पे एग्जैक्टली? जी दोस्तों, आप बेटा बताओ, नजर आ रही है कि नहीं? पता चल गया? सो इसका मतलब है एंगल ऑफ लुइस के साथ कौन सी, या लुई के साथ कौन सी रिब अटैच है? सेकंड रिब। मैं आपसे कहता हूँ एक पेशेंट आया है, उसकी एपेक्स बीट आपने पल्पेट करनी है। एपेक्स बीट का मतलब होता है हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी बीट होती है, उसको एपेक्स बीट कहते हैं। मैं कहता हूँ यार वो पल्पेट करनी है, तो मुझे बताएं कि वो कैसे पल्पेट करोगे और कहाँ पल्पेट करोगे। पहले मुझे बताएं एपेक्स बीट किसकी मैं बता रहा हूँ, हार्ट की। हार्ट की, तो हार्ट की एपेक्स बीट है, ऑब्वियसली बात है लेफ्ट साइड पे होगी। लेफ्ट साइड पे कहाँ पे होगी? ऑलमोस्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होगी। किस लाइन में होगी? अभी लाइंस भी मैं बताता हूँ, इसमें मिड क्लेविकुलर लाइन होती है। मेरा सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है?
शाबाश, लॉजिकल सी बात है कि अगर एक पॉइंट आपको बता रहा है कि चल इसके साथ वाली रिब सेकंड है, ठीक है, तो सेकंड के बाद कौन सी आएगी? थर्ड, थर्ड के बाद कौन सी? फोर्थ। तो आप पलपेट कर लोगे ना। अब आप ऐसा करो कि सारे अपनी फर्स्ट रिब पलपेट करके मुझे दिखाओ किधर है। तो एंगल ऑफ लुई के बारे में क्या कहा जाता है? इसको हम एज अ लैंडमार्क, व्हाट इज अ लैंडमार्क? लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट किसी भी चीज को समझाने के लिए यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लें, अच्छा यार वो मैंने ना आपसे कोई पूछते चल लारी अड्डे जाने में लाहौर में, आपसे कहा, अच्छा हाँ ठीक है, मीनार पाकिस्तान है ना उसके साथ ही लारी। मीनार पाकिस्तान क्या गया? लैंडमार्क। मैंने आपसे कहा जी सेकंड रिब मैंने पलपेट करनी है, डायरेक्टली कर पाओगे? आप अगर एग्जाम में जा रहे हो ना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, और आपसे वो एग्जामिनर कहता है कि जी आप ऐसा करें, एपेक्स बीट पलपेट करें, तो हमें तो पता है ना सबको किधर पड़ी है, लेफ्ट साइड पे, तो हम आप क्या करेंगे? हाथ रखेंगे ऐसे, हम उसको पलपेट करने की कोशिश कर लेंगे। तो समझने कि आप फेल हैं, हालांकि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे रखा है, बट द मेथड इज नॉट ट्रू। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि सबसे पहले ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस को ढूंढे। वो कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए आप सेकंड इंटरकॉस्टल, ये जो सॉरी एंगल ऑफ लुई है, पहले पलपेट करेंगे, फिर आप इसके लेटरल जाएंगे, वहां आपको पता है कि सेकंड रिब अटैच है, और सेकंड रिब के नीचे जो स्पेस है वो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है। फिर आप उसको क्रॉस करके नीचे जाएंगे तो थर्ड रिब आएगी, उसके नीचे थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस है। एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इसको दिखाएं और उसको बकायदा कैलकुलेट करके तो आप एपेक्स बीट पे जाएं, डायरेक्टली नहीं जाना। हालांकि हो सकता है मैं बता रहा हूँ कि क्या करें, आप ठीक कर रहे हो, बट दिस इज नॉट अ साइंटिफिक वे। तो आप इस तरह, तो ये लैंडमार्क है, समझ गए क्यों? सेकेंडली, आप इसी एंगल ऑफ लुई के पीछे बैकग्राउंड में कुछ वेसल्स नजर आ रही है नजर? क्या नाम है बेटा उनका? ये कौन सी वेसल नजर आ रही है? उदाहरण तो ऐसे ही है, पीछे इसके बिल्कुल देखो, आपको रेड कलर की एक वेसल नजर आ रही है, विच इज दी आर्च ऑफ एओर्टा। अच्छा, अब जो आर्च ऑफ एओर्टा है वो यहीं से स्टार्ट होती है। नॉर्मली हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं जी ये देखें जी ये आर्च ऑफ एओर्टा है। एक्चुअली आर्च ऑफ एओर्टा आगे से ऐसे पीछे की तरफ। हाँ देखो, ये मेरी, ये आप सपोज करो, ये बड़ी अच्छी वैसे बनती है, ये फिंगर है, तो हम कहते हैं जी आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट होता है, फिर ये डिसेंडिंग एओर्टा बन जाता है। ऐसे ही होता है ना? एक्चुअली ये ऐसे है। आप समझो बात, कि आर्च ऑफ एओर्टा है ऐसे ही, लेकिन ऐसे फिंगर नहीं बड़ी, ये थोड़ा सा ऐसे है, तब जाके आपका एओर्टा पीछे की तरफ जाएगा ना। अगर आप ऐसे आर्च ऑफ एओर्टा ड्रॉ करोगे बेटा, तो एओर्टा तो लेटरल वॉल, लेटरल ही चला जाएगा। तो हम ड्रॉ ऐसी, देखो वही बात है कि हम 3D इसमें वो नहीं कर सकते, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जी बोर्ड पे भी। एक्चुअली इसको थोड़ा सा ऐसे है, तो आर्च स्टार्ट आगे से थोड़ी होती है, फिर पीछे की तरफ जाती है, और फिर जो आर्च ऑफ एओर्टा, सॉरी जो थोरेसिक एओर्टा है या डोमिनल एओर्टा है, वो हमारे वर्टेब्रा के बिल्कुल पैरेलल जा रहा हो। तो वर्टेब्रल कॉलम तो पीछे है हमारा, समझ गए ना? तो फिर आर्च ऑफ एओर्टा ऐसे ना हुई, फिर स्लाइड ऐसे हुई, तो हार्ट से ऐसे निकल के फिर वो पीछे की तरफ चला गया। एग्जैक्टली देख लो, आपको सामने आर्च ऑफ एओर्टा का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है, पीछे एंड पॉइंट नहीं मिल रहा। वजह वही है कि अगर आपको वो ऐसे होता तो नजर आ जाता, अब वो है ही ऐसे, तो आपको यही पॉइंट नजर आएगा ना, ये पॉइंट आपको नजर नहीं आएगा। मेरी बात समझ गए? तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप सवाल देखो क्या आया हुआ था, कहते एक पेशेंट है, उसका नाम, उसको ट्रॉमा है, और मेनोब्रियम स्टर्नी जो है उसका डैमेज हो गया, उसके पीछे बड़ी मेन वेसल थी, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। आपके सामने पड़े, कौन सी वेसल है? यार से मुश्किल है। एक डायग्राम पे मैं आपको 4 से एमसीक्यूज निकाल के दे सकता, आप सिर्फ उसको गौर से देखते जाओ, समझते जाओ, पॉइंट्स को जेन में रखो। ठीक है जी, ये आर्च ऑफ एओर्टा हो गया। तो इसका मतलब है 2 लैंडमार्क। दूसरा पॉइंट आ गया कि अगर कोई पूछे कि आर्च ऑफ एओर्टा कहां से स्टार्ट होती है, एंगल ऑफ लुई, आप कहेंगे एंगल ऑफ लुई से स्टार्ट होती है। मैं कहता हूँ सेकंड इंटरकॉस्टल, सेकंड रिब काउंट करनी है, तो किसको फॉलो करोगे? लुई को फॉलो करेंगे। अच्छा, अब जब आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट यहाँ से होती है, एंड भी यहीं पे होती है, जब पीछे की तरफ जाते हो ना, तो उसी लेवल पे आके वो खत्म हो जाता है, तो उसके नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है फिर?
डिसेंडिंग एओर्टा, यहाँ उसका दूसरा नाम क्या है? थोरैक्स में है तो थोरैसिक एओर्टा, ठीक है ना बेटा, थोरैसिक एओर्टा। तब फिर तीसरा लैंडमार्क आ गया। अगर वो आपसे पूछे कि थोरैसिक एओर्टा कहाँ से शुरू होता है, एंगल ऑफ लुईस से स्टार्ट होती है। आर्च ऑफ एओर्टा कहाँ से शुरू होती है, एंगल ऑफ लुईस। आर्च ऑफ एओर्टा खत्म कहाँ पे होती है, एंगल ऑफ लुई पे खत्म होती है। उसके नीचे कौन सा एओर्टा स्टार्ट है, डिसेंडिंग एओर्टा। तो ये 3-4 सवाल थे, ये बन गए सिंपल। फिर हमने वैसे सेकंड यूनिट कॉस्ट, सो ये लैंडमार्क्स हम पूरे कर रहे हैं कि इस लेवल पे क्या क्या चीजें आती हैं। अभी अभी आते हैं ट्रैकिया की तरफ भी आते हैं। चलो अब ऐसा करो कि इस एओर्टा तो आपने देख लिया, एओर्टा के साथ कोई वेन भी है, उसके ऊपर देखो जरा, एक उसके ब्लू वेन भी तो नजर आ रही है ना बेटा आपको। ये ऑब्वियसली बात है, कौन सी वेन होगी, स्पिनल वेना के वही होगी, और क्या होना है तो इसके साथ आ रही। उसका रिलेशन देखो, एओर्टा के राइट है कि लेफ्ट है, टू द राइट, टू द राइट। बॉडी में जिस जगह पे भी आप वेना केवा और एओर्टा का रिलेशनशिप देखोगे ना, वेना केवा इज ऑलवेज ऑन द राइट, चाहे वो सुपीरियर वेना केवा है, चाहे वो इंफीरियर वेना, दैट इज ऑलवेज ऑन द, दैट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड। ठीक है, वही वो आप देख लो। इसलिए जब हम इधर भी जो प्रोसीजर्स करते हैं उसमें भी, खैर चलो आगे मैं आके दिखाऊंगा जगुलर वेन्स के साथ भी रिलेशनशिप बताऊंगा क्या होता है। ठीक हो गया जनाब, चलो वेल डन। यहाँ तक तो ये बात आपको क्लियर हुई कि रिलेशंस क्या है। और ये अब अगला ट्रैकिया देखें जी, ट्रैकिया एओर्टा से आगे है कि पीछे है, पीछे है ना, ऐसे ही है ना। वेन जो है वो एओर्टा के आगे है कि पीछे है, आगे। कुदरती तौर पे पूरी बॉडी में जो रिलेशंस हैं उसमें वेन सबसे सुपीरियर होती है, सुपरफिशियल होती है, फिर आर्टरी होती है, हमेशा ऐसे ही होता है ना। वेन इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरफिशियल एंड देन द आर्टरी। अब अगर आपसे कहूं कि यार ये स्टर्नम है, यहाँ पे किसी ने ना वहां ड्रिल कर दी है, गोली मार दी है, बताइए सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज होगा, वेन। फिर क्या डैमेज होगा, आर्टरी कौन सी यहाँ पे, आर्च ऑफ फ्लूइड। फिर क्या डैमेज होगा, फिर ट्रैकिया। मैं आपसे कोई ऐसी चीज नहीं पूछूंगा जो मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ मुझे उसका सही जवाब दो। आपके सामने डायग्राम बनी है, मुझे देख के बताओ कि अगर यहाँ सामने कोई हिट करे स्टर्नम मेनोबियम स्टर्नी के ऊपर, तो पहले कौन सी चीज डैमेज होगी, वेना केवा या वेन। चलो स्पीयर वेना केवा ऑब्वियसली, यहाँ उसकी कुछ आगे हम ट्राइब्यूटरी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा, फिर उसके बाद ट्रैकिया। आप अगर सर्जरी भी करोगे बेटा, तो जब आपको पता है कि यू आर गोइंग टू एक्सपोज द ट्रैकिया, और अगर आप नीचे रहो स्टर्नम में, थोरैक्स में, तो फिर ये पहले आएंगे, ट्रैकिया बाद में आएंगे। आप जरा नेक पे आओ, इधर ऊपर हाथ लगाओ, आपको तो ट्रैकिया सामने पड़ा है, so very it is easy to expose the trachea in the neck, not in the thorax. तो ट्रेक्योस्मी करते हो ना, जब यहाँ खुदा न खास्ता कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, उसको किसको, एयरवे को, तो आप यहाँ फौरी क्या करते हो, यहाँ इंजेक्शन देते हो, ट्यूब डाल देते हो। यहाँ हम क्यों इतने कंफर्टेबल हैं, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। लेकिन यही काम जरा आप यहाँ करके दिखाओ मुझे, हो ही नहीं सकता। पहले आप मेनोबियम स्टर्नी काटोगे, साइड पे करोगे, फिर आप वेना केवा को साइड पे करोगे, फिर आप एओर्टा को साइड पे करोगे, फिर ही जाके उसमें करोगे। समझ गए बात कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, अब ये जब कभी मेनोब्रियम स्टर्नी का डैमेज है या फ्रैक्चर है ना, या ट्रॉमा है या गोली है या फायर है, व्हाटएवर, आपके माइंड में फौरी 3 स्ट्रक्चर जो इसके पीछे नजर आ रहे हैं ना, वो आपके माइंड में फौरी है। आप कहेंगे इनमें से कोई ना कोई डैमेज। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं नीचे चला जाऊं और मैं आपसे कहूं जी बॉडी ऑफ स्टर्नम, उसकी बात कर लूं, नीचे आ गया हूं, तो उसके पीछे ये वेसल्स नहीं पड़ी है, बल्कि उसके पीछे हार्ट पड़ा है। तो अगर स्टर्नम की बॉडी का इंजरी है तो मैं हार्ट के बारे में सोचूंगा, अगर मेनोबियम स्टर्नी के बारे में इंजरी है तो मैं वेसल्स के बारे में सोचूंगा। सिंपल, मुश्किल काम तो नहीं ना। तो ये जनाब इसकी स्टोरी है, और एनाटॉमी पढ़ने का यही तरीका है। बुकिश आप किताबों के अंदर अल्फाज रटोगे तो कभी एनाटॉमी पढ़ो, आइदर डिसेक्शन करो, आइदर एटलस की डिसेक्शन, हम वही करें। और आगे चलो, देखो इस डायग्राम में और क्या क्या चीज। अब आप ऐसा करेंगे,
मुझे ये बताएं कि ट्रैकिया का आपको लोअर एंड नजर आ रहा है, जहां पे ट्रैकिया ऐसे बाइफरकेट हो जाता है, ट्रैकिया आगे दो में डिवाइड हो जाता है ना बेटा आगे, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं ना, वो आपको नजर आ रहा है? बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया इस डायग्राम में नजर आ रही? मुझे तो नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? उसके आगे वेसल्स पड़ी, शाबाश, तो बेटा वो हमें नहीं नजर आएगी। और ये बाइफरकेशन ऑफ ट्रैकिया किस लेवल पे हो रही है? एंगल ऑफ लुई पे, उसी लेवल पे आके ट्रैकिया बाइफरकेट करके डिवाइड कर जाते हैं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर होगी बात? चलो अब ऐसे करो, इस डायग्राम के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देखो। मुझे बताएं कि रिब वन ऊपर नंबर लगे हुए हैं, किसके साथ अटैच हुई है? नहीं बेटा, आगे की बात कर रहा हूं, पीछे भी छोड़ो। रिब वन इज अटैच्ड विद व्हाट? मेनूब्रियम स्टर्नी, यानी बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ नहीं, मेनूब्रियम के साथ, राइट? रिब टू कहां अटैच हुई? तकरीबन उस जॉइंट पे, मेनूब्रियो स्टर्नल जॉइंट जिसको हमने एंगल ऑफ लुई का है, वहां पे। ऐसे ही थ्री कहां अटैच हुई है? बॉडी ऑफ स्टर्नम, शाबाश। फोर कहां अटैच हुई? बॉडी ऑफ स्टर्नम। फाइव कहां पे अटैच है? बॉडी ऑफ स्टर्नम। सिक्स कहां पे अटैच है? चलो Z5 पे आ गई, ठीक है, मान दिया, बॉडी नहीं Z5 पे आ गई, सॉरी, Z5 पे आ गई, ठीक है। और वेयर इज द रिब 7 अटैच्ड? 6 के साथ अटैच है। हाँ, अच्छा, वेयर इज 8 अटैच्ड? उन्होंने यहाँ आपको दिखाया नहीं ना, मतलब आपको अटैचमेंट से। लेकिन एक बात तो क्लियर होगी, जो बाकी छोड़ दी, अगर हमें कुछ नहीं पता चला। अगर आपसे पूछूं कौन सी रिब्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है, तो मुझे नंबर बता दो देख के। कौन सी वाली? 1 2, मैं स्टर्नम के साथ बात कर रहा हूँ ना, ऊपर से लेके नीचे तक बेटा। एक्चुअली डायग्राम में थोड़ी हमें 6th, एक्चुअली 7th भी है, होती 7 में। डायग्राम इतनी अच्छी नहीं, आगे मैं दिखाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा। सो 1 to 7 कौन सी रिब्स हैं विच आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम? 1 to 7। अच्छा देखो यार, जहां रिब 1 अटैच है ना, उसके साथ एक दरमियान में इन्होंने एक और भी चीज लगाई हुई है। रिब 1 डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, स्टर्नम के साथ पहले कुछ और अटैच है, उसके साथ रिब आके अटैच है। ऐसे ही है, आप देख लो, पहले स्टर्नम के साथ कोई चीज अटैच है, दैट इज कार्टिलेज, दैट इज कार्टिलेज। अब आपने ये जहन में बिठा लेना है कि कोई भी रिब डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, कोस्टल कार्टिलेज होती है, पहले स्टर्नम के साथ वो अटैच होती है, फिर उसके साथ आके रिब अटैच होती है। क्या होता है? कोस्टल कार्टिलेज होती है, फिर उसके साथ आके रिब अटैच होती है। ऐसे ही है। लेकिन चलो फिर मैं सवाल चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कौन सी रिब्स हैं विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द कोस्टल कार्टिलेजेस? बात तो फिर वही आ गई, 1 to 7, सही है ना? अब आठवीं फिर किधर जाएगी? नहीं नहीं बेटा, आठवीं रिब किधर अटैच होगी? हाँ? हम्म, आप देखो, सोचो ना, हमारे पास, इसका मतलब है हमारे पास कोस्टल कार्टिलेजेस थी 7, तो जगह खत्म हो गई, वहां 7 रिब्स अटैच हो गई। आठवीं कहती है जी मैं किधर जाऊं, नवीं कहती है मैं किधर जाऊं, तो वो आठवीं आके भी ऐसे 7 के साथ, नवीं आके आठवीं के साथ या 7 के साथ, चलो कह लो, और 10वीं भी इधर आके, ऐसे ही। अच्छा अभी देखो, बड़ी मजे की बात है, एक बात आपको समझ आ रही, ये ये स्टर्नम, ये 7th रिब, ये तो सीधी सीधी आ रही थी ना उसके साथ। अब आठवीं बेटा इसी तरह आ सकती है, ऐसे सीधी तो आ ही नहीं सकती आठवीं, क्योंकि जगह नहीं है ना, 7th आ गई, अब एंगल बनना जरूरी है, आठवीं आएगी, फिर नवीं भी ऐसे ही आएगी, ऐसे ही आएगी, 10th भी ऐसी आएगी। इसी वजह से यहाँ एक मार्जिन बनता है विच इज कॉल्ड कोस्टल मार्जिन। आपने देख लिया, रिब्स को फील करो, यहाँ आप देखते हैं रिब केज कैसे होते हैं,
उसकी ड्राइंग भी ऐसी होती है ना, वो नीचे सारी रिब्स ऐसी जा रही होती है, क्योंकि उन्हें ऐसे जाना पड़ता है ना, उनकी सामने अगर होती है रिब्स तो वो आसानी से अटैच हो जाती है। दैट मेक्स द कॉस्टल मार्जिन। फिर एमसीक्यू आ गया, कौन सी रिब्स हैं जो कॉस्टल मार्जिन बनाती? 8 9। दैट्स इट। क्लियर होगी बात? अब सवाल, कौन सी रिब्स हैं विच आर डायरेक्टली अटैच विद द कॉस्टल कार्टिलेजेस या स्टर्नम? 1 to 7। अच्छा, उसके बाद 8 9 10 कहाँ अटैच होती है? 7 के साथ। ये भी एमसीक्यू आ गया। कॉस्टल मार्जिन कौन बनाता है? कॉस्टल मार्जिन कौन बनाता है? कौन सी रिब बनाती है? 8 9 10। कॉस्टल मार्जिन कौन बनाती है? रिब 8 9 10। शाबाश, एक्सीलेंट। अब बाकी दो रही 11 और 12, वो इंटीरियरली कहीं पे भी अटैच होती नहीं, दे आर फ्री और फ्लोटिंग रिब्स, दे आर फ्री और फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, अब इसकी बेस पे 3 ग्रुप ऑफ रिब्स बन गए, 1 to 7, 8 9 10, 11 and 12। 1 to 7 they are called as true ribs, true ribs। 8 9 7 they are called, sorry, 8 9 10 they are called false ribs, and 11 and 12 they are called as floating। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की है? किस बेसिस पे की है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स की बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं ना, कि जो इधर होगा, जो इधर होगा, जो इधर होगा, उसकी बात होगी। बात क्लियर? चलो, तो फिर ये आप कहते हो टिपिकल और एटिपिकल रिब्स, वो फिर क्या है? और ये ट्रू फॉल्स तो हमें समझ आ गई है। टिपिकल एटिपिकल भी तो कुछ होती है ना, ट्रू फॉल्स भी कुछ होती है। तो बेटा देखो, टिपिकल और एटिपिकल रिब वो उनके स्ट्रक्चर की बेस पे, वो किस पे है? स्ट्रक्चर की बेस पे। ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग उसकी अटैचमेंट की बेस पे। बात याद रखनी है, ठीक है? ट्रू टिपिकल एटिपिकल अभी हम बात करते हैं कि कौन से रिब टिपिकल है और कौन से रिब एटिपिकल। चलो जी, दैट्स इट। अब आप ऐसा करें, इस डायग्राम में सारे गौर से देखें, एंड कैन यू टेल मी वेयर इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द, एट व्हाट लेवल इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग्स? ओके, सो मैंने कहा जी वेयर इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग्स, तो आपने किसी ने कहा 6 पे, किसी ने 7। अब देखो बेटा, अगर आप क्लेविकल को कर दो हाफ, क्या कर दो? क्लेविकल को क्या कर दो? हाफ। तो हाफ करोगे तो उसको मिड क्लेविकुलर हो जाएगा ना, क्या ख्याल है? और अगर वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, कौन सी लाइन होगी? मिड क्लेविकुलर लाइन। तो अगर आप मिड क्लेविकुलर लाइन पे जाओगे ना, तो तब एंटीरियर बात कर रहा हूं सामने से, तब लंग्स का लोअर बॉर्डर 6th इंटरकॉस्टल स्पेस पे आएगा। ऐसे ही है ना? लेकिन अगर मैं लाइन चेंज कर दूं और थोड़ा और बाहर चला जाऊं, उस लाइन को हम कहते हैं इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, तो लेवल चेंज हो जाएगा, 7 पे चला जाएगा। और लेटरल चला जाऊं, मिड क्लेविकुलर, मिड एक्सिलरी लाइन, सॉरी, 8 पे चला जाएगा। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब है कि फिर जो लोअर बॉर्डर है लंग का, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे घूम रहा है और पीछे नीचे जा रहा है। तो आगे वाली जब इंटीरियरली देखा करोगे तो आपको वो रिब्स के ऊपर वाली रिब्स में आएगा, पीछे वो नीचे वाली रिब्स पे आएगा। समझ गए ना? इसका मतलब है कि पीछे से मैं पूछूं ना कि अच्छा यार पोस्टीरियरली बताओ मुझे कि लंग्स कहाँ खत्म हो रहे हैं, तो हो सकता है लेवल और नीचे हो। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ लर्निंग पॉइंट यही है कि जो लोअर पार्ट ऑफ द लंग है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट मिड क्लेविकुलर लाइन पे, वो 6th स्पेस में, 6 इंटरकॉस्टल स्पेस में, 6 रिब पे आप कह लो। ओके, लंग्स के नीचे ब्लू कलर का शेड नजर आ रही है, ये क्या है? लंग के नीचे आपको डायग्राम के अंदर ब्लू कलर का शेड नजर आ रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज प्लूरा। ठीक है, तो प्लूरा उसी लेवल पे खत्म हो रहा है जहां पे लंग्स है, कि प्लूरा उससे भी नीचे जा रहा है? आप देख लो, देख लो, आप खुद ही देख के बताओ इंटीरियरली कौन सी लाइन। बेटे बात फिर वही आ गई ना, लाइन। आप मिड क्लेविकुलर लाइन जब ड्रॉ करते हो ना, तो आपको लंग खत्म होता है 6ठे पे, 6th रिब पे, और प्लूरा तकरीबन 8th रिब पे। ऐसे ही है ना?
और आप अगर लाइन चेंज करोगे एंटीरियर एक्सिलरी 2 ऐड हो जाएंगे। तो अब हमने ये टोटका या रूल बनाया था कि अगर लंग 6 पे खत्म होगा तो प्लूरा 8 पे, लंग 10 पे खत्म होगा प्लूरा 12 पे। देयर इज ऑलवेज अ स्पेस। तो जब आप ये न्यूमोथोरेक्स के अंदर या सॉरी प्लूरल इफ्यूजन जब हो जाती है तो आप प्लूरल टैप करते हो ना, प्लूरल टैप मीन आप प्लूरा में नीडल डालते हो, वहां से एस्पायरेट करते हो, निकालते हो ना, ऐसे ही है ना। तो फिर आपको पता होगा ये कि किस लेवल पे ये चीजें खत्म हो रही है, तो तभी आप कर पाओगे ना। तो ये उसकी अप्लाइड सर्जरी है कि मैं आपसे कहता हूँ यार प्लूरल टैप करना है, कहाँ पे करोगे? तो मैं आपसे 2 सवाल 2 आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अच्छा ये मुझे पहले बताएगा लाइन कि सर आप मुझसे प्लूरल टैप किस लाइन में करवा रहे सर? तो यूजुअली हम लोग तो पोस्टीरियरली करते हैं ना प्लूरल टैप, या थोड़ा लैटरली करते हैं प्लूरल टैप, एंटीरियरली तो नहीं करते ना कोई भी। तो लैटरली भी करोगे या पोस्टीरियरली तो एटलीस्ट आप 8 से तो नीचे ही होंगे, सही है ना। तो इसका आंसर 9 to 11 रिब के दरमियान भी है, 10 रिब्स के दरमियान भी है, वो डिपेंड करता है कि फिर आप कितने हैं, कितनी फ्यूजन है, कितना वो सारा है, उस पर आप करो। तो फिर इसका मतलब है जब भी ये प्लूरल टैप का सिनेरियो आएगा वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको लाइन भी पता हो और उस लाइन पे कितनी लेवल के नीचे प्लूर है वो भी पता। तो ये इस तरह करके जनाब ये सारी स्टोरी जो है वो होती है। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट नो स्लाइड। आपको एक नॉर्मल एक्सरे नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें आप क्लेविकल के ऊपर आपको थोड़ा ब्लैक सा एरिया नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात एपेक्स ही है ना बेटा, वरना तो आपको नजर ही ना आता। क्लेविकल के ऊपर अगर ये ब्लैक एरिया ना होता तो इसका मतलब अब आप किसी भी एक्सरे में अगर इसके ऊपर ये ब्लैक एरिया नजर नहीं आ रहा, व्हाइट है, तो इसका मतलब है यहाँ तो वहां फाइब्रोसिस है। अच्छा ये इस एक्सरे में जो ब्लैक है ये ब्लैक क्यों नजर आता है? सो व्हेरेवर देयर इज अ एयर दैट इज ब्लैक। अब नजर आ गया। अच्छा इसके ऊपर रिब्स भी नजर आ रही होंगी। ये जो सामने बड़ी प्रोमिनेंट रिब्स नजर आ रही है ना, ये इंटीरियर नहीं है, ये पोस्टीरियर है। और आपको जो ऐसे करके स्लांटिंग सी नजर आ रही है ना नीचे की तरफ आती हुई, वो इंटीरियर रिब्स। इसकी क्या वजह यार? एक्सरे कैसे किया जाता है? हाँ, पीछे से खींच के मारते हैं। शाबाश। जब आप एक्सरे करते हैं ना तो एक्सरे करते हुए आप इस तरह खड़े होते हैं सामने, तो जो एक्सरे मशीन है वो पीछे से आती है, इसलिए जो व्यू लिखा जाता है वो पीए व्यू लिखा जाता है, पोस्ट्रो इंटीरियर। द रेज पासिस फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर। फिल्म कहाँ पे होती है? आगे होती है, ठीक है। और एपी व्यू क्या होगा? इसका मतलब फिल्म पीछे होगी और मशीन आगे से आएगी। समझ गए? बच्चों में करते हैं यहाँ, बेड रिडन पेशेंट्स में खड़ा नहीं हो सकता, उसमें आप क्या करते हैं अक्सर देखा नहीं आपने, आप उठाते हैं और पेशेंट को पीछे क्या रखते हैं, प्लेट रख देते हैं, उसकी जो फिल्म है उसके ऊपर लिटा के एपी व्यू। सो एपी व्यू और पीए व्यू ये दो चेस्ट एक्सरेज के व्यू होते हैं और ये दोनों की सिग्निफिकेंस डिफरेंट है। किसमें एपी कराते हैं किसमें पीए कराते हैं वो ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट स्टोरी। तो ठीक है जी, आपको सारा ये नजर आना शुरू हो गया कि ये कहाँ पे क्या चीज है, ठीक है। सो इसमें तो एक इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट था। और क्या मैं बात इसमें बताने लगा था, हाँ आने लगा था, वर्टिब्रस नजर आ रहे हैं, वर्टिब्रस नजर आ रहे हैं ना, सारे नजर आ रहे होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा ऊपर है, नेक में नजर आएंगे, थोरेसिक वर्टिब्रा या थोरेक्स में है तो ऑब्वियसली बात है वो थोरेसिक वर्टिब्रा ही हो। चलें, डायफ्राम नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट नजर आ रहे हैं, नीचे जो ऐसे डोम होगा, यानी जहां पे आपको ब्लैक एयर खत्म हो गई नीचे चेंज हो गया, वो ऑब्वियसली बात है वो डायफ्राम ही है, ठीक है। डायफ्राम के नीचे कहीं एयर नजर आ रही है, गौर से देखो, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा एक बबल ऑफ एयर नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का, थोड़ा स्लाइड सा, उतना नहीं जितना ऑब्वियसली बात है कि आप लंग्स की बात कर रहे थे। ये गैस क्यों आ गई भाई? इसको तो नहीं आना चाहिए, ये कैसे आ गई? और ये किस चीज की है बेटा? लेफ्ट साइड है तो ये स्टमक के अंदर जो फंडस होती है उसमें एयर जमा होती है, एयर ऊपर जाती है ना, हम बातचीत करते हुए एयर भी खा जाते हैं, ठीक है ना।
तो वो एयर जब अंदर जाती है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो जमा हो जाती है। तो ये फंडस का बबल होता है, नॉर्मल गैस्ट्रिक बबल है, ये नॉर्मल है, ये पैथोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह का बबल या इसी तरह की एयर आपको राइट साइड पे नजर आई ना, तो फौरी फोन उठाइएगा और जनरल सर्जन को कॉल कर लीजिए, क्योंकि दैट इज सीन इन मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग द परफोरेशन। सो एयर ऑन द राइट, एयर अंडर द राइट डायफ्राम इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, and air under the left diaphragm is almost always normal, but not always, क्योंकि अगर गट perforated है तो एयर इधर भी जमा होगी, इधर भी जमा होगी, ऑब्वियसली बात है ना, दोनों जगहों पे जमा होगी। तो मतलब लेकिन फिर यही है कि नॉर्मली देखा जाता है कि एयर अंडर द राइट डायफ्राम इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल, ऑलवेज पैथोलॉजिकल। उसमें जो गैस बबल अगर आ गया एयर डायफ्राम के नीचे, तो बस समझ लें कि परफोरेशन है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि लेप्रोटमी की है ना, उसके बाद एयर अंडर डायफ्राम आ जाती है। अब लेप्रोटमी में हमने तो एब्डोमेन ओपन किया होता है, तो एयर वो ट्रैप हो जाती है। ये नहीं होता कि हमने कहीं परफोरेशन कर दी है तो इस वजह से एयर आती है, ये याद रखिएगा। तो सम टाइम हम ओपन सर्जरी कर रहे हैं या नेफ्रेक्टमी करते हैं ना, इवन सम टाइम, तो नेफ्रेक्टमी के बाद अगले दिन एक्सरे करवाया या डीजे स्टंट के लिए चेक करने के लिए, तो पता चला जी एयर अंडर द डायफ्राम आई है राइट साइड पे। तो वो तो देख के वैसे ही बंदा परेशान हो जाता है कि अच्छा यार ये तो परफोरेशन हो गई है कहीं ना कहीं। बट अगर आपका पेशेंट क्लिनिकली ठीक है, उसको सिम्टम्स नहीं है, तो फिर समझ जाए कि ये आपकी ओपन सर्जरी के दौरान एयर ट्रैप हुई। समझ के बात। तो ये जनाब इसके सिग्निफिकेंस है, एयर अंडर द डायफ्राम, कहाँ पे ये फिजियोलॉजिकल है और कहाँ पे ये पैथोलॉजिकल। बातें समझ आ रही है सारी? ओके। उससे नीचे एक छोटी सी डायग्राम है और बनी, इस डायग्राम के ऊपर जरा फोकस करें। ओके, सो वेयर आर द डिफरेंट एरियाज? ऊपर लिखा हुआ है प्रीकॉर्डियल एरियाज ऑफ ऑस्कल्टेशन। प्रीकॉर्डियल एरिया, ये हेडिंग है ना। प्रीकॉर्डियम क्या है? प्रीकॉर्डियम हार्ट से पहले। तो हार्ट से पहले ये चेस्ट सामने है ना, तो ये चेस्ट के ऊपर वही जो मैं सरफेस एनाटॉमी की बात कर रहा था, तो ये वही है ना। अगर आपसे मैं कहूँ यार आप स्टेथ अपनी रखें, और रखें कहाँ पे? जहां पे एओर्टिक एरिया है, कहाँ रखोगे? सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, स्टर्नम के, स्टर्नम के लैटरली या राइट साइड पे? शाबाश, राइट लैटरल, ये नहीं कहना चाहिए, या राइट कह लो चलो। लाइन कौन सी है बेटा? सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस देखो, यहां से शुरू होके ना ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, पीछे भी जा रही है। तो मैं यहाँ पे रखूं, यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, कहाँ रखूं? सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस मैंने मान ली। जैसे मैं एक दफा आया तो मैंने कहा जी जेल रोड पे उतार दी, या किसी को कहा कि जी आप जेल रोड पे उतार दें, तो अब जेल रोड पे कहा जी कहाँ पे जेल रोड पे उतार दें? जेल रोड पे उतार दी। तो डॉक्टर साहब जेल रोड से कोई 50 किलोमीटर के, तो कहाँ उतार दूं? नहीं, एंटीरियर क्लेविकुलर। देखो बेटा, क्लेविकुलर जो लाइंस हैं वो या मिड क्लेविकुलर हो सकती है, एंटीरियर नहीं हो सकती। अब आप स्टर्नम के पास हो ना, तो उसके लिए पैरास्टर्नल लाइन का वर्ड यूज करो। कौन सा वर्ड यूज करो? तो अब ये पैरास्टर्नल लाइन है जो बिल्कुल साथ है स्टर्नम के। तो आप मुझे बताओ फिर रिब कहाँ, वो कहाँ पे है एओर्टिक एरिया? पैरास्टर्नल लाइन कौन सी स्पेस? सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, कौन सा साइड? राइट साइड। अब ये बात से पूरा, वेयर इज द माइट्रल एरिया, सॉरी ट्राइकस्पिड, ओ सॉरी पल्मोनरी एरिया पहले बात। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, पैरास्टर्नल लाइन, लेफ्ट साइड। साइड चेंज हो गई, बाकी तो सेम है। वेयर इज द माइट्रल एरिया? काउंट कर लिया स्पेस आप लोगों ने? पांचवी बनती है ना फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ओके, साइड कौन सी? लेफ्ट, शाबाश। फोर्थ फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, लेफ्ट साइड, एक्सीलेंट। वेयर इज द ट्राइकस्पिड एरिया? फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, पैरास्टर्नल लाइन ऑन द लेफ्ट साइड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, अब मजे की बात देखो, इस डायग्राम में आप लोगों ने ये जो रेड पॉइंट्स हैं उनको पिक किया है ना? सुन लो नजर, ये इनके ऑस्कल्टेशन एरियाज, यहां आप स्टेथ रखते हो, इनके नीचे ये वैल्व्स नहीं पड़े। समझे मेरी बात?
तो हम तो ऑस्कल्टेशन ही करते हैं ना, हम इसलिए हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इनके नीचे ये वैल्व्स नहीं पड़े। अगर आप सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में रख के एओर्टिक वैल्व सुन रहे हो तो वैल्व उसके कहीं नीचे है, उससे निकलने वाला ब्लड सुन रहे हो। अब वो पता है किस तरह, वो डायग्राम में छोटा सा वो उन्होंने ग्रीन कलर के पीछे शेडोज बने हुए हैं ना, वो एक्चुअली वो एरियाज हैं, वो एक्चुअली वैल्व्स हैं। अब आप देखो कहाँ लिखा है पल्मोनरी वैल्व। मजे की बात है कि पल्मोन लेफ्ट साइड पे है ना, जहां रेड एरिया उसके नीचे छोटा सा है। हाँ जी, वेयर इज दी एओर्टिक वैल्व? वो तो बेटा लेफ्ट साइड पे है, लेकिन उसका सुन कहाँ पे रहे हो? राइट साइड पे। उसकी डायरेक्शन से जो ब्लड निकला, ब्लड को सुन रहे हो ना आप। बात समझोगे नहीं? तो अब अगर ये मैं आपको बताऊं ना, ये रेड पॉइंट्स क्या हैं, दे आर दी ऑस्कल्टेशन। यहाँ नीचे वैल्व नहीं है, वो कहीं और है, उससे निकलने वाला फ्लो आप सुनते हो। आप देख लो बाकी भी इस तरह, नीचे ट्राइकस्पिड वैल्व कहीं पे पड़ा है, एरिया रेड उसका कहीं पे है, माइटल कहीं पे है, रेड कहीं पे। आप बात समझ गए हो? सो हमारे लिए ये ऑस्कल्टेशन पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने कहा था कि इसकी हेडिंग पढ़ो। क्या हेडिंग थी? प्रीकॉर्डियल एरियाज फॉर ऑस्कल्टेशन, दीज आर नॉट द वैल्व्स। ओके, अब याद रखना। ठीक है, अब पॉइंट बेसिकली वो होता है जहां ये ट्राइकस्पिड नहीं होता, उसको अर्ब भी कहते हैं। चलें जी, ये बात भी क्लियर हुई। अगली स्लाइड पे चलें, घुमा घुमा के मारूंगा आपको। अगली स्लाइड आप एक्सरे, ये सीटी स्कैन की स्लाइड्स हैं, छोड़ दें इसको समझने के लिए। उससे अगली स्लाइड पे पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ द थोरैक्स समझो। क्रॉस सेक्शन ऑफ द थोरैक्स आ गया? क्लियर आ गया? तो ये जनाब आपके सामने क्रॉस सेक्शन ऑफ द थोरैक्स है। अब इस पे हमने काम करना है, बस इसके ऊपर आपको बात सारी समझ आ जाएगी। तो जी आपके सामने है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द थोरैक्स। ठीक है, इसका लेवल कोई बंदा मुझे बता सकते हैं कि किस लेवल पे इन्होंने ऐसे क्रॉस सेक्शन किया होगा? वो इसके ऊपर देखो, एक छोटी सी कॉर्नर पे डायग्राम बनी है, उस पे रेड लाइन लगी हुई है, दैट इज T7। शाबाश, किस लेवल पे? तो बेटा हर सिटी को, हर क्रॉस सेक्शन को जब पढ़ते हो तो पहले उसका लेवल देखना, फिर आपको समझ आएगी ना किस लेवल पे क्या चीजें पड़ी हैं। हर लेवल पे सेम चीज तो नहीं होगी। चलो अब आपको इसको लेयर बाय लेयर आपने जाना है और मुझे बताना है कि सबसे आउटर लेयर कौन सी है। हाँ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है स्किन ही होगी। तो सबसे आउटर लेयर जहां पे भी है वो ऑब्वियसली बात है वो स्किन, ऑल अराउंड स्किन ही तो है, और क्या है? स्किन के बाद आपको येलो कलर का सारा फैट नजर आता है, दैट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट। फैट के बाद आपको सारे मसल्स नजर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी, आप एक पेशेंट था, उसको गोली लगी और गोली लगी सीधी स्टर्नम पे। तो आपको स्टर्नम नजर आ रहा है ना सामने? स्टर्नम का कट पीस बेटा नजर आ रहा होगा, छोटा सा बोन नजर आ रही होगी, ऐसे ही है। अब बताओ कि स्टर्नम को हिट करते तक उस गोली ने किन किन चीजों को क्रॉस किया होगा? स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैट, शाबाश। और देखो बेटा, स्टर्नम के आगे को मसल आता है मिड लाइन में। अच्छा, मसल ना ऐसे आगे जुड़ते हैं, यानी दोनों साइडों से आगे। तो ऑलमोस्ट आप स्टर्नम पल्पेट कर सकते हो ना। अगर इसके ऊपर मसल्स होते तो आप उसको इजीली पल्पेट ना कर सकते। तो इसका मतलब है स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और उसके बाद स्टर्नम सीधा आ गया, देयर इज नो मसल। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि अगर आप मिड लाइन में, राइट इन द मिड लाइन रहोगे, और मजे की बात है चाहे एब्डोमेन हो चाहे स्टर्नम हो, मिड लाइन में मसल्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि मिड लाइन में दोनों साइडों के मसल्स का जंक्शन होता है। तो आपको जंक्शन मिलेगा, मसल फाइबर नहीं मिलेगा। तो आप उसको जंक्शन को इजीली क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। तो ये मिड लाइन के जो इंसिजन्स होते हैं, ये मसल, नॉन मसल कटिंग इंसिजन होते हैं। यहाँ मसल कटते नहीं है, यहाँ शीट्स कटती हैं, फेशियाज कटते हैं, बट मसल्स नहीं कटते। चलो जी, अब ये 7 लेवल कौन सा था? T7 का।
T7 था ना बेटा, तो T7 का मतलब है थोरेसिक वर्टेब्रा 7। तो इसका मतलब है पीछे जो वर्टेब्रा है उसकी बेस पे हम लेवल्स डिफाइन कर रहे हैं। कि मैं कहता हूँ T5 है, T है, तो मैं एक बार बार सोचा था, आपको बताऊंगा, वो जो एंगल ऑफ लुई हमने पढ़ा था उसके पीछे कौन सा वर्टेब्रा था। हाँ, उसमें वो कहते हैं कि जो एंगल ऑफ लुई के पीछे, यानी अगर आप, इसका सवाल इस तरह आया था कि पेशेंट है, उसको आपने एंगल ऑफ लुई से कोई नाइफ पेनिट्रेट किया है, वो पीछे चला गया, तो आप बताएं पीछे जाके वो किस वर्टेब्रा को हिट करेगा। तो एंगल ऑफ लुई के पीछे कहा जाता है कि T4 और T5 के दरमियान जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो पड़ी। सो अगर आप इसको आगे पीछे पुश करोगे तो आप डायरेक्टली उस डिस्क के ऊपर जाके हिट करोगे। इस डिस्क पे हिट करोगे, इंटरवर्टेब्रल डिस्क बिटवीन T4 एंड T5, वहां जाके आप हिट करोगे। जी, किसकी? तो वो तो हमने बात कर ली थी कि बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, वो बाइफर्केशन ऑफ, अब ये सवाल इस तरह है, फिर वो उल्टा कर दूं अगर मैं सवाल, मैं अगर आपसे पूछूं कि बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया कहाँ होती है, तो एक तो आपका आंसर है एंगल ऑफ लुई, दूसरा पूछूं कि किस वर्टेब्रा के लेवल पे होती है, तो फिर आप कहेंगे T4 T5, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ लुई का लेवल क्या है पीछे, T4 T5, इस तरह का। ठीक है, अच्छा यार, ये मैंने मिड लाइन से गोली मारी थी, मैं गोली की थोड़ी सी साइड चेंज कर, मैं गोली मिड लाइन से नहीं मार, अच्छा ये गोली आगे जाएगी, ऑब्वियसली बात है हार्ट को ही डैमेज करेगी ना सीधा, और पीछे जाओगे, हार्ट के पीछे देखो क्या पड़ा है, पीछे एक कंप्रेस स्ट्रक्चर पड़ा है, पढ़ के बताओ मुझे, हार्ट के पीछे क्या पड़ा है? वेरी गुड, क्या पड़ा है? एसोफेगस पड़ा है। अब ये बात याद रखना कि हार्ट के पीछे क्या पड़ा होता है? एसोफेगस पड़ा होता है। एसोफेगस के पीछे क्या पड़ा है? या उसके साथ पैरेलल पीछे आपको रेड कलर का नहीं कुछ नजर आ रहा? एओर्टा पड़ा है, और वेन पड़ी है उन्होंने, एओर्टा कौन सा है? डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, और साथ वेन उन्होंने इजाइगस वेन, ठीक है, इजाइगस वेन। अब चलो आईबीसी के रिलेशन से भी बात में, अभी आप इसी को याद रखो। अच्छा बताओ, एओर्टा राइट साइड पे कि लेफ्ट साइड पे? एओर्टा हमेशा, वेन्स मैंने क्या कहा था, वेन हमेशा राइट पे होगी, एओर्टा हमेशा लेफ्ट पे होगा, तो ये वेन इस साइड का लंग राइट है, इस साइड का लेफ्ट है, ये याद रखना, ठीक है, ये कंफ्यूज ना करना, ठीक है। चलो, अच्छा चलो ठीक है, अब ऐसा करो जी, चेंज कर दो डायरेक्शन को, और अब इंजरी करो कि स्टर्नम से कोई 4 सेंटीमीटर लैटरल, स्टर्नम से लैटरल चले जाए, मिड लाइन में नहीं है इंजरी, यहाँ कहीं पे, ऐसा कर लो, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन कर दो, एक्सिलरी कह रहा हूँ, मिड क्लेविकुलर लाइन का। अब देखो जरा, मिड क्लेविकुलर लाइन पे जब आप जाते हो तो साइड पे थोड़ा सा हो जाएंगे ना हम, फिर स्टर्नम यहाँ साइड पे आ जाएंगे, तो फिर तो मसल्स आएंगे नहीं, पहले देखो स्किन आएगी, स्किन के बाद सबकुटेनियस टिश्यू आएगा, और उसके बाद ये देखो मसल्स पड़े हुए हैं ना, ग्रुप ऑफ मसल बेटा पड़े। इसमें पहला जो ग्रुप ऑफ मसल आते हैं वो पेक्टोरल मसल्स आते हैं। कौन से आते हैं? पेक्टोरल मसल्स वो हैं जो ये सामने हमारे, पेक्ट नाम, उससे पेक्टोरल से ही नाम है, माइनर है और मेजर है, ठीक है। पेक्टोरल आपको मैंने किसने कहा था क्या होता है? पेक्टोरल मीन थॉरेक्स, ये चेस्ट, आप कहते हो ना एंजाइना पेक्टोरिस, तो क्या मतलब है इसका? चेस्ट पेन, तो पेन इज एंजाइना एंड पेक्टोरिस इज द चेस्ट, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हो ना यार, दैट इज चेस्ट पेन। तो यहाँ अगर मैं कहूँ पेक्टोरल मसल, तो फिर पहले तो आप स्किन काटोगे, फिर फेशिया काटोगे, फिर पेक्टोरल मसल आएंगे, मसल्स में से पहले कौन सा आएगा? मेजर, फिर क्या आएगा? माइनर, माइनर के बाद क्या है? फिर बेटा रिब्स आएंगी, और रिब्स के दरमियान क्या स्पेस है? इंटरकॉस्टल स्पेस, वो आएगी, रिब्स आएंगे और रिब्स के दरमियान क्या है? इंटरकॉस्टल स्पेस, वो आएगी, एग्री? अच्छा, अब वो इंटरकॉस्टल स्पेस अगर तो आपकी गोली जो है वो रिब तक आ गई, तो फिर तो ठीक है, पेक्टोरल मसल कट गई, स्किन कट गई, फेशिया कट गया, आगे रिब डैमेज हो गई। लेकिन अगर वो दो रिब्स के दरमियान आ गई, तो पहले पेक्टोरल मसल कटे, मेजर और माइनर, फिर उसके बाद क्या कटा होगा? इंटरकॉस्टल मसल, उनके दरमियान भी तो मसल्स होते हैं, पहले एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कटा होगा, फिर इंटरनल इंटरकॉस्टल कटा होगा, फिर इनर मोस्ट होता है, फिर उसके बाद ये गोली जाके कहीं लंग्स के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर हिट करेगी, ठीक है। इसी तरह हम अगर डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे, मैं कहता हूँ बैक साइड से किसी ने फायर किया है,
तो देखो पीछे ग्रुप ऑफ मसल्स वर्टेब्रा के साथ जो पड़े हैं, दे आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन से कि आप इसको लाइंस के अकॉर्डिंगली या आप उसके अकॉर्डिंगली कह लो कि रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे। अब ऐसा करो, मोस्ट लैटरल आ जाओ, मैं कहता हूँ इधर से ना किसी से मिड एक्सिलरी लाइन पे किसी ने गोली मारी, तो आप देखो मिड एक्सिलरी लाइन में स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू तो है लेकिन पेक्टोरल मसल्स नहीं है। नजर आ रहे हैं ना? तो पेक्टोरल मसल बेटा कहाँ आगे ही होंगे ना यार। पेक्टोरल मसल यहां से चढ़ के इधर पीछे थोड़ी जाता है। पेक्टोरल मसल यहां से चढ़ के पीछे थोड़ी जाता है, पीछे तो नहीं जाता ना, आगे ही रहता है ना। क्या ख्याल है? एग्री? आगे रहता है ना, पीछे तो नहीं जाता बेटा। इधर तो पेक्टोरल मसल नहीं, फिर किधर है पेक्टोरल? ये सामने। तो अगर यहां से कोई इंजरी होगी तो यहाँ तो पेक्टोरल मसल नहीं आएगा। लॉजिकल सी बात है, यहाँ स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, फिर आपके सामने या तो बैक के कुछ मसल्स इधर आते हैं वो आ जाएंगे, या रिब्स आ जाएंगे, या इंटरकोस्टल स्पेस आ जाएगी और फिर अब एक प्रोसीजर करते हैं विच इज कॉल्ड चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। क्या कहते हैं? चेस्ट ट्यूब। किसी को न्यूमोथोरेक्स है, पायोथोरेक्स है, हीमोथोरेक्स है, तो हम यहाँ चेस्ट ट्यूब डालते हैं। तो जब चेस्ट ट्यूब आप डालते हैं ना, तो फिर देखो स्किन आती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, उसके बाद डायरेक्टली हम किधर होते हैं? रिब्स पे होते हैं। तो हम रिब्स के दरमियान क्या करते हैं? स्पेस बनाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स में से जाते हैं, उसके बाद हम पैराइटल प्लूरा रप्चर करते हैं और सीधा अंदर होते हैं। तो वहां बाकी मसल्स तो नहीं आते। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये आपको ये सारी बातें समझाता है कि किस डायरेक्शन से अगर आप इंजरी करोगे या सर्जरी करोगे तो किस जगह पे आपको क्या चीज इनकाउंटर हो। ठीक है, अब ये चीज आपने अच्छे तरीके से जाके इस क्रॉस सेक्शन को अच्छे तरीके से देखना है कि अच्छा यार, मैं अगर इंटीरियरली सर्जरी करूंगा तो पेक्टोरल मसल्स आएंगे, लैटरली सर्जरी करूंगा तो शायद पेक्टोरल तो नहीं आएंगे, लेकिन बाकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, कुछ बैक के जो मसल्स हैं चंद वो आ जाएंगे। बैक से अगर मैं सर्जरी करूंगा पोस्टीरियरली तो फिर बैक के सारे मसल्स आएंगे। ठीक है, वो बहुत सारे मसल्स हैं, उनको हम बैक अभी वन बाय वन करके इंशाल्लाह। बट टुडेज पॉइंट वाज कि आपको ये चीजें समझ। इसी डायग्राम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ये बताइए कि लंग्स तो नजर आ रहे हैं ना डायग्राम के अंदर? बच्चों लंग्स नजर आ रहे हैं डायग्राम में? नजर आ रहे हैं ना? दो लंग्स के दरमियान क्या क्या पड़ा है, बस ये बता दो। हाँ बोलो। दो लंग्स आपको नजर आ रही है, उनके दरमियान क्या पड़ा है, बस ये मुझे बताओ। हार्ट पड़ा है, एसोफेगस पड़ा है, आप सही कह रहे हो, एओर्टा पड़ा है, इज़ाइगस वेन पड़ी है, और पीछे आजो वर्टेब्रास पड़े हैं। पड़े हैं ना? वो भी तो बेटा लंग्स के दरमियान ही आ रहे हैं ना, साइडों पे। ये जो स्पेस थी ना जिसमें ये सारा कुछ पड़ा है, इसको मीडियस्टाइनम कहते हैं। कितना सिंपल सा काम। अब मैं आपसे वैसे पूछूं यार मीडियस्टाइनम क्या, जरा मुझे समझाओ तो सही, तो क्या कहोगे? तो सर लंग्स के दरमियान जो स्पेस है ना, उसको मीडियस्टाइनम कहते हैं। अब लंग्स को वर्ड की बजाय मैं अगर प्लूरा का वर्ड यूज करूं तो इतराज तो नहीं, क्योंकि लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरा। तो मैं बजाय इसके कहूं लंग्स, तो मैं कहता हूं प्लूरास के दरमियान जो स्पेस है वो क्या है? नहीं, एक है प्लूरल स्पेस, वो और चीज है, वो पेराइटल और विजरल के दरमियान। पेराइटल और विजरल के दरमियान वो तो प्लूरल कैविटी है। तो मैं वैसे कहता हूँ अच्छा यार, ये जो लंग्स के ऊपर जो प्लूरा है, उनके दो लंग्स के जो प्लूरा है उनके दरमियान जो स्पेस है उसे क्या कहते हैं? मीडियस्टाइनम। तो आप मुझे क्या मीडियस्टाइनम के कंटेंट बता सकते हो? आपने अभी वही तो बताए हैं, क्या आपने बताया? आप कहेंगे सर इसमें हार्ट है और हाँ इज़ाइगस वेन है और एओर्टा और vertebra. It's very good, yeah. Excellent. Thank you so much. So this is the end of the lecture.